मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे हमारे चैनल पर क्लास 10 की टॉपर सीरीज चल रही है 2024 और 25 यूपी बोर्ड के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर जो कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ की क्लास चलाई गई है। अगर दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, प्लीज़ जाकर उसे अवश्य देख लें। दोस्तों, आज हम देखेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 बायोलॉजी, नियंत्रण एवं समन्वय। एनसीईआरटी पोर्शन देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे। जो एनसीईआरटी और मेन टॉपिक है उसे हम देखेंगे और पार्ट 1 है। दोस्तों, अगर आप इससे पहले पार्ट चैप्टर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लें। अगर इसके पहले दोस्तों अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उससे अवश्य जाकर देख लें। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर जिस प्रकार मैथ में हमें फार्मूला पता रहता है तो हम मैथ को इजीली क्वेश्चन को हल कर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको हमको उसके बारे में या तो कह सकते हैं कि उसके बारे में इंडेक्स या कह सकते हैं कि चैप्टर के बारे में पता रहेगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कितने टॉपिक आना है, कितने टॉपिक नहीं आना है। दोस्तों, हम इसीलिए पहले से लिख लिए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पूछा जाएगा और उसे हम एक एक करके पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी से ही आता है, ना कि कोई रेफरेंस और अरिहंत से आता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी ही देखते हैं, एनसीईआरटी को ही पसंद करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो एनसीईआरटी ही हमारे पेपर में आएगी। आइए देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। इसलिए हम लिख दिए हैं यहाँ पर कि इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, इस पार्ट में हमें कुल टोटल मिलाकर 7 टॉपिक पढ़नी है। कितनी टॉपिक पढ़नी है? 7 या 8 टॉपिक भी कह सकते हैं। एक टॉपिक मिस्टेक भी हो सकता है, छूट भी सकता है कहीं से, तो मान लीजिए 7 से 9 8-9 टॉपिक हो सकते हैं। कह रहा है कि 7 से 8 टॉपिक महज पढ़ना है, जिससे हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बारे में एक एक करके पाठ का परिचय देखेंगे और पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पाठ में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या करके कह रहा है कि जंतुओं पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट हमारे पास है तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र कैसी तंत्रिका तंत्र है? जंतु तंत्रिका तंत्र है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे बोलते हैं, या बोल सकते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क, यानी कह सकते हैं मानव का दिमाग। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि मानव मस्तिष्क का वजन, जिसको कह सकते हैं वेट, कितना होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, आपको अगर पता हो तो। नहीं पता है दोस्तों तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि मानव मस्तिष्क का वेट कितना होता है। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है पादपों में समन्वय। किसमें समन्वय? तो पादपों में समन्वय देखेंगे। कहाँ देखेंगे? जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं, उसमें समन्वय देखेंगे। जंतुओं में समन्वय देखेंगे, जंतुओं में नियंत्रण देखेंगे, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र देखेंगे। उसी प्रकार मानव में भी तंत्रिका तंत्र होती है। किसमें होती है? मानव में भी तंत्रिका तंत्र होती है। तो आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है। पांचवा पॉइंट कह रहा है जंतुओं में हार्मोन्स।
इसलिए हार्मोन्स, तो जंतुओं में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है, किसके कारण जंतु हार्मोन्स के कारण, कौन कौन से हार्मोन्स के कारण जीव कैसे बढ़ते हैं, जीव में समय समय पर कैसे परिवर्तन आता है, एक एक करके हम सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। हम एक क्वेश्चन भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन मिस हो गया तो हो सकता है वही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए। इसीलिए हम एक एक पॉइंट करके सभी पॉइंट पढ़ लेंगे बारीकी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जंतुओं में हार्मोन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हो सकता है इसमें मानव में भी हार्मोन्स हो जाता है, क्योंकि मानव में भी हार्मोन्स कई प्रकार के होते हैं। तो हम क्या देखेंगे, मानव में भी हार्मोन्स आता है। किसमें हार्मोन्स आता है, तो मानव में भी हार्मोन्स आता है। मानव हार्मोन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानव हार्मोन्स, हार्मोन, इसको बोलते हैं मानव हार्मोन। देखिए मानव हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं इसको, मानव हार्मोन्स। इसको देखिए फिर छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, छठवां पॉइंट कह रहा है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मनुष्य में भी होती है, तंत्रिका तंत्र जानवरों में भी होती है, और तंत्रिका तंत्र पादपों में भी होती है। दोस्तों सब जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतुओं, पादपों, मनुष्यों आदि में सभी में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। इससे हमें एक एक करके आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में समझेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। प्लीज इसको अपने मित्रों तक शेयर करें। इस चैनल पर आपसे 1 रुपए भी कोई प्राइस नहीं ली जाएगी, शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। आइए देखते हैं सातवां पॉइंट क्या कह रहा है। सातवां पॉइंट कह रहा है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो कह सकते हैं ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है उसे ही हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। ये हमारे 7 टॉपिक हो गए दोस्तों। एक दो टॉपिक छूट भी रहे होंगे तो उसे हम बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा एक दो टॉपिक छूट भी सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। क्योंकि आइए हम एक एक टॉपिक करके इसके बारे में, पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा पाठ किस प्रकार है, उसका लेवल किस प्रकार है, और एक एक करके पूरे चैन टॉपिक का, पूरे चैप्टर का हम कवर करेंगे। आइए पहले पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है इस जीव में, कह रहा है जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। कह रहा है कि सभी गतियां, मतलब जिसे कह सकते हैं कि गति होती है, जैसे इंसान गति करने की, गति मतलब बढ़ना, गति में बढ़ना, तो बढ़ना ही कह सकते हैं गति को। गति मतलब संबंधित, वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ना ही हमारा गति नहीं कहलाता है। गति कई प्रकार की होती है, जैसे जैसे रिक्शा, मान लीजिए रिक्शा का चलना, तो उसका चलना क्या हो गया, गति हो गया। इंसान का चलना 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम चलना ही क्या हो गया, उसका गति हो गया। उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा झूले में बैठा है तो उसका झूलना, झूले का झूलना ही गति कहलाता है। ठीक उसी प्रकार भैंस का जुगाली करना भी गति कहलाता है, और बिल्ली, दौड़ती बिल्ली का भी गति हो सकती है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। दौड़ती दौड़ती जैसे जैसे दौड़ती हुई बिल्लियां हो गई, झूले पर झूलते हुए बच्चे हो गए, कह सकते हैं जुगाली करती हुई भैंस या अन्य जानवर हो गए। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी दिया है कि गति का मतलब वृद्धि, किसी इंसान का बढ़ना यानी बड़ा होना समय के साथ, उसे गति कहते हैं। परंतु मेन रीजन गति का ये नहीं है कि बढ़ना ही होता है, गति के अनेक रीजन है, जैसे कि बताएं आपको, दौड़ती हुई बिल्ली, झूले पर झूलते हुए बच्चे, या किसी वाहन का चलना, या इंसान का दौड़ना, या बिल्लियों का दौड़ना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गति का मतलब सिर्फ वृद्धि ही नहीं होती है। आइए समझते हैं, कह रहा है पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन गतियों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों गति कितने प्रकार की होती है, आइए हम एक एक करके देखते हैं गतियां कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, ऐच्छिक क्रिया द्वारा गति होती है। नंबर 2, अनैच्छिक क्रिया द्वारा गति होती है। और नंबर 3, प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा गति होती है। दोस्तों आइए हम इसको एक एक करके सभी पॉइंट को समझते हैं कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है। आइए दोस्तों हम एक एक करके सभी पॉइंटों को पढ़ते हैं।
कि गतियां क्या होती है, गतियां क्या होती है। आइए देखते हैं, सभी को एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है। कह रहा है नंबर 1 क्या है, दो नंबर 1 है ऐच्छिक क्रिया। कैसी क्रिया है, तो ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है, उसे ही हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे पास में दोस्तों पहला छिपाए, ये क्या हो गई, ऐच्छिक क्रिया। सॉरी दोस्तों, जैसे कि चलना हो गया, ऐच्छिक क्रिया हो गई। खेलना हो गया, ऐच्छिक क्रिया हो गई। लिखना हो गया, पढ़ना हो गया। तो आइए देखते हैं तो क्या कह रहा है कि ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है, किसके अनुसार होती है, तो इच्छा के अनुसार होती है, उसे ही हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, या वह ही ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना, क्या, लिखना। अगर हम लिख रहे हैं बोर्ड में तो हमारी इच्छा के अनुसार ही लिखा जा रहा है। अगर हमारा मन हुआ हम न लिखें तो हम नहीं लिखेंगे। पढ़ना, अगर हमारा मन हुआ तो हम पढ़ेंगे, हमारा मन हुआ तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हमारी इच्छा हुई तो हम पढ़ेंगे, अगर हमारी इच्छा हुई तो हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा हुई हम चले, मान लीजिए हमारी इच्छा हुई हम नहीं चले, तो क्या हो रहा है, इच्छा के अनुसार हो रहा है। जो हमारी इच्छा कहेगा हम उसी के अनुरूप करेंगे। जैसे चल पढ़ना हो गया, चलना हो गया, और फुसफुसाना हो गया। ये आप लोग बहुत ज्यादा ही करते होंगे दोस्तों। क्या करते होंगे, फुसफुसाना। एक की बात दूसरे की बात मुद्दहट होते हैं, एक की बात दूसरे की चुगली थोड़ी करना, अर्थात फुसफुसाहट करना। एक के बाद दूसरे कानों में फुसफुस करते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये तो फुसफुसाना हो गया, तो ये किसके अनुसार हो गया, तो ये इच्छा के अनुसार हो गया। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हो गया। हमारा इच्छा क्या फुसफुसाए, हमारा इच्छा क्या नहीं फुसफुसाए। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि फुसफुसाने का काम सबसे ज्यादा कौन करती है, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया हम आपको बताते हैं क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है, मतलब नहीं होती है, उसे ही हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के विपरीत होती है, उसे ही हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे पसीने का निकलना, पसीना निकल रहा है दोस्तों, तो क्या हो गया, पसीने का निकलना। ये तो हमारी इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा कि हम रोक ले पसीना ना निकले। कि जैसे दिल का धड़कना, तो हम रोक नहीं सकते उसे कि दिल को रुक जा धड़क मत, दिल को रोक नहीं सकते कि रुक जा धड़क मत, अभी बाद में धड़क लेना। या तो हम जैसे हो गया, कह सकते हैं फेफड़े का श्वास बाहर आना, कि हम सांस रोक लेते हैं उस समय, मगर ज्यादा समय तक नहीं रोक पाते, तो वो भी हमारी इच्छा के विपरीत है। ठीक जैसे दिल का धड़कना या हमारे श्वास लेना, या खाने, जैसे हमारे शरीर में पेट में अमाशय होता है, वहां पर खाने का पाचन होता है, उसे हम तो रोक देंगे नहीं कि रुक जाओ अमाशय भैया, अभी आप पचो मत, कल पच लेना, परसों पचा लेना, खाना को नरसों पचा लेना, अभी तो हम और खाएंगे। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है दोस्तों। हम जितना खाएंगे उतना वो पाचन करता चला जाएगा। तो ये हमारी इच्छा की दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, दिल हमारे हिसाब से नहीं धड़क रहा है, दिल अपने हिसाब से ही धड़क रहा है। अगर बोल देंगे कि दिल को रुक जा भैया कल धड़क लेना, तो वो तो ब्रह्म निपटा देगा इंसान को। इसीलिए किसके अनुसार नहीं हो रहा है, तो इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। यह ठीक ऐच्छिक क्रिया के विपरीत होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, उसे ही हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आप वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं क्या है, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या कह रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया। कह सकते हैं कि मान लीजिए ऐसी अचानक कोई क्रिया हो गई, ऐसी क्रिया जो हम जैसे मान लीजिए चल रहे हैं, रास्ते में अचानक सांप आ गया, रास्ते में अचानक सांप आ गया, तो हम उसमें पैर रखने देखेंगे तो तुरंत पैर हटा लेंगे। क्यों, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हो रही है। अगर बोलेंगे सांप भैया तुम निकल जाओ तो मैं पैर आगे बढ़ाऊं, इससे पहले सांप काट लेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अचानक से उछलकर बगल में कूद जाएंगे, तो सांप दिखते ही हम अचानक से उछलकर बगल में कूद जाएंगे, या तो हम
पीछे मुड़कर भागना शुरू कर देंगे। क्यों? सांप को रोकेंगे, बोलेंगे भैया तुम निकल जाओ तो मैं जाऊं, ऐसा होगा नहीं। जैसे ही हम सांप को देखेंगे, सांप को देखते ही हम इतनी तेज से प्रतिक्रिया करेंगे कि सांप को भी नहीं पता चलेगा हम कितनी तेज से प्रतिक्रिया करिए। ठीक उसी प्रकार जैसे सुई का या कांटा का चुभने पर हम हाथ को पीछे के देते। मान लीजिए ये कोई हाथ है हमारा, हाथ से नीचे सुई चुभी, मैं से हटा दिए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में क्या कर रहा है, कोई चुभ रहा, कुछ चुभ रहा है, तो हाथ पे चुभ रहा है तो हम प्रतिक्रिया कर दिए, मतलब हाथ को तुरंत हटा दिए। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। तो हाथ को हटाना ही प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई गर्म पानी है, तो गर्म पानी में अचानक हमारा हाथ पड़ जाता तो हम खींच लेते हैं पीछे। हाथ पीछे की तरफ खींचना ही क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया। किसी भी चीज का किसी भी चीज से अचानक छू के वापस आने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं उसे। क्योंकि हम उसे मतलब अचानक आया तो हमको पता नहीं था कि सांप रास्ते में आ जाएगा, तो सांप अचानक आया ना दोस्तों, तो अचानक आया इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई चीज जैसे अचानक आ गई, अचानक आने पर देखने या छूने पर प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाती है, हमारा प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्दीपक। क्या है? उद्दीपन व अनुक्रिया। उद्दीपन व अनुक्रिया क्या है, आइए हम इसे देखते हैं। हम कह रहे हैं उद्दीपन एक घटना है। क्या है? उद्दीपन एक प्रकार की घटना है जिससे एक जीव क्रिया करती है, एक जीव तो क्रिया करती है, जबकि एक प्रतिक्रिया करती है। एक प्रतिक्रिया करती है, जब भी एक प्रतिक्रिया करती है। एक उद्दीपन एक उद्दीपन के लिए एक जीव की अनुक्रिया है। देखिए दोस्तों, फिर से देख लीजिए। उद्दीपन एक घटना है जिसमें एक जीव प्रतिक्रिया करती है, जबकि एक प्रतिक्रिया एक उद्दीप एक प्रतिक्रिया जबकि एक प्रतिक्रिया करती है और एक क्या करता है, उद्दीपन करता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्ली आई, चूहे पर झपट्टा मारी, तो चूहे में झपट्टा मारने से पहले बिल्ली तो ये सोचे कि नहीं कि झपट्टा मारूं कि ना मारूं, उसे खाऊं कि ना मारूं, चूहा बड़ा प्यारा है दोस्तों, ये तो करेगी नहीं, तो वो भूख मर जाएगी। तो वो क्रिया करेगी। जब क्रिया कर उद्दीपक मतलब जब उस पर झपट्टा मारेगी तो चूहा भी तो ये कहेगा नहीं कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, बिल्ली मौसी को देख लूं फिर उसके बाद जाऊं। नहीं दोस्तों, वो चूहा भी फट्टे से भागेगा। जिस प्रकार बिल्ली झपट्टा मारेगी, ठीक उसी तरह चूहा भी भागने का काम करेगा। तो जो बिल्ली है उसको झपट्टा मारने के लिए तो दीपन कहते हैं, और जो चूहा है तुरंत भाग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन हो गया। जैसे सूर्य के अधिक प्रकाश आने पर हमारी आंखें झपक जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि सूर्य आए, सूर्य की देखते रहे, तो हम क्या हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं। तो सूर्य के अधिक किरण पड़ने पर हमारी आंख बंद हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गर्म वस्तु छूने पर हमारा हाथ ठीक वापस आ जाता है दोस्तों। ये प्रतिक्रिया के अंदर कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार चूहे को देखकर बिल्ली जैसे झपट्टा मारती है, उस और चूहा फरार हो जाता है। इसी क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। दीपन व अनुक्रिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जंतु तंत्रिका तंत्र। क्या है? जंतु तंत्रिका तंत्र। आइए देखते हैं दोस्तों जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा होता है। किसके हिस्सा होता है दोस्तों? तो जंतु जंतु जो तंत्रिका तंत्र होता है एक किसी जंतु के शरीर का हिस्सा होता है। इसका हिस्सा होता है, जंतु के शरीर का हिस्सा होता है जो उसके व्यवहार का समय जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है। किसके समन्वय करता है? उसके व्यवहार का, कि वह किसके कैसे नेचर का है, और शरीर में विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बताता है कि मैं इंसान का व्यवहार कैसा है, और व्यवहार का क्या करता है, समन्वय करता है और विभिन्न क्षेत्रों में संकेतों को प्रसारित करता है। कहाँ प्रसारित करता है? विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब जैसे शरीर के अन्य अन्य क्षेत्रों में संकेत जैसे सुई रहती है तो हमारे दिमाग तक तंत्रिका तंत्र की ही सहायता से पहुंचता है। किसी चीज को देख के हम कांपते हैं तो वहां कैसे जाता है, तंत्रिका तंत्र की ही सहायता से जाता है। तो कहाँ भेजता है? तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को
प्रसारित करता है, भेजता है। और जो कशेरुकी होता है, कशेरुकी जीवों में मुख्यतः कशेरुकी जीवों में मुख्यतः इनके दो भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के सॉरी तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो कशेरुकी जीवों में मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिन्हें हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिन्हें हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। नंबर एक क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्थित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या स्थित होता है? मस्तिष्क में दिमाग होता है। और क्या होता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुरज्जु को कौन सी हड्डी होती है? मेरुरज्जु हमारे शरीर में कौन सी हड्डी होती है? इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कह रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये देखते परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। कह रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं, हमारे शरीर में तंत्रिका सिर्फ एक नहीं होती है, तंत्रिकाओं का जाल होता है। तंत्रिकाओं का जाल होता है। तो कह रहा है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है। समूह मतलब झुंड बोल सकते हैं। समूह होता है जो मेरुरज्जु से निकलता है। और मेरुरज्जु मतलब आपको बताना ही पड़ जाएगा। मेरुरज्जु हमारे जो यहाँ पर हड्डी होती है, यहाँ से रीढ़ वाली हड्डी होती है जो नीचे तक गई हुई होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु से निकलता है और शरीर के दोनों दोनों ओर अंगों में फैला रहता है। कहाँ कहाँ फैला रहता है? शरीर के दोनों ओर अंगों में फैला रहता है। इधर और भी और इधर और भी, दोनों तरफ हड्डी होती है तो उसमें छोटे छोटे खाने पाए जाते हैं। इस प्रकार से तो हमारे इधर फैली हुई है और इधर भी फैली हुई है। दोनों तरफ फैली हुई है दोस्तों। मतलब दोनों तरफ, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, दोनों तरफ फैली हुई रहती है। आइए देखते हैं तंत्रिका क्या है। तंत्रिका कोशिका। कोशिका जो होती है, यह क्वेश्चन जो है तंत्रिका कोशिका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है तंत्रिका कोशिका कह रहा है कि कोशिकीय स्तर पर तंत्रिका कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो कह रहा है जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कोशिकीय स्तर पर तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं चित्र के साथ से। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए तंत्रिका तंत्र है, डिजाइन इतना अच्छा तो नहीं बना है, फिलहाल ठीक ही बना है। तो कह रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका मतलब क्या होती है? सेल। क्या होता है? सेल। सेल माने कोशिका होती है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये सबसे ऊपरी पूरा है, इसको हम कहेंगे दुंबिका। क्या कहेंगे? दुंबिका। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। जो सबसे नीचे निचला सिरा होता है दोस्तों, ये जो सबसे ऊपरा सिरा होता है इसे हम कहते हैं दुंबिका। ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और फिर जो देखिए ये लिक्विड भरा है, लिक्विड भरा है जो दोस्तों, ये लिक्विड है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिकाएं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं। और जो हमारे दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ क्या होती है, जो ये दोनों हड्डी तरफ ये बड़ी रहती हुई है, तो कोशिका इसी तरह से तंत्रिकाएं तंत्रिकाक्ष होते क्या होते हैं? तंत्रिकाक्ष। और ये जो लास्ट में जो बना हुआ है इसी क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। क्या होगा? तो ये हो गया तंत्रिका का सिरा, अंतिम सिरा। क्या हो गया? तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये सिग्नल यह जो हमारे शरीर में एकाएक प्रतिक्रिया हो जाती है, सुई की गणना आप पीछे लिख लेते हैं किस प्रकार होता है। आइए इनको बताते हैं। तो ये जो दुम्बिका होता है, दुम्बिका की सहायता से हमारे शरीर में सिग्नल आता है। ये सिग्नल को भेजता है कोशिका में, कोशिका भेजती है केंद्रक में, केंद्रक की सहायता से होते हुए जो होती है तंत्रिकाएं आ जाती हैं। उसके बाद
उसके बाद जो केंद्रक है तंत्रिकाक्ष की सहायता से केंद्रक बनाता है। केंद्रक के बाद अंतिम शिरा में चला जाता है। अंतिम शिरा के बाद यहाँ तो खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ जो नीचे खाली स्थान बचेगा, एक नीचे और तंत्रिका तंत्र होगा। क्योंकि तंत्रिका तंत्र और एक दो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके बीच में जो खाली खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। आइए हम देखते हैं विस्तार तंत्रिका कोशिका एकदम विस्तार से, पूरा विस्तार से देखेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट करके कैसे कैसे हमारी तंत्रिका कोशिका हमारी मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से लेकर हमारे मस्तिष्क तक संदेशों को पहुंचाने का काम करती है। तो तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवाहन करती है, तो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। ले जाने वाली एक मूल इकाई क्या है, ये एक संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की एक मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। कैसे होती है, लंबी होती है। एक तंत्रिका कोशिका दुंबिका से कोशिकाएं तक जाता है। कहाँ से जाता है, तो एक तंत्रिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका दुंबिका से कोशिकाएं तक जाता है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करता है। क्या पैदा करता है, एक विद्युत आवेग, झंझनाहट पैदा करता है। और यह तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम प्रभाग तक पहुंच जाता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब हमें कुछ अचानक प्रतिक्रिया होती है, सुई टूट जाती है, तो सबसे पहले कहाँ आती है, सबसे पहले दुंबिका में आती है। दुंबिका की सहायता से होते हुए कोशिकाएं पे जाती है, कोशिका भेजती है केंद्रक को, केंद्रक भेजता है संदेश इसको तंत्रिकाक्ष से होते हुए जो अंतिम शिरा होता है, अंतिम शिरा तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद अंतिम शिरा पहुंच जाता है, फिर उसके नीचे जो जाता है दोस्तों, जिसके अंदर तंत्रिकाक्ष में अंत में कुछ रसायन होते हैं, बताया ना, हम आपको बताए थे कुछ रसायन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विमोचन। क्या बोलते हैं, विमोचन करता है। विमोचन मतलब उसमें एकदम ऐड बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं करता है। ये रसायन रिक्त स्थान, जो हम आपको बता दें, यहाँ रिक्त स्थान नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ बता दे रहे हैं कि यहाँ जो रिक्त स्थान नीचे से बचता है, पूरी रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। क्या नाम है, सिनेप्स। तो पार करते हैं और अगली कोशिका में ठीक इसी प्रकार दूसरी तंत्रिका तंत्र में रहता है, उसमें पहुंच जाता है। फिर इसी प्रकार वही होता है तो दुंबिका में होता है, इसी तरह विद्युत आवेग फिर उत्पन्न होता है और फिर कोशिकाएं तक संदेश आता है। फिर उसके बाद केंद्र पे जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष तक होते हुए अगले सिरे में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार होते 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 तंत्रिकाक्ष जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क तक संदेश को पहुंचा देती हैं एक सेकंड के अंतर्गत। यही होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे मस्तिष्क को पहुंचा देती हैं कि हमें कुछ झटका महसूस हुआ या कुछ लगा है हमें। ठीक इसी प्रकार काम करते हैं क्या, तंत्रिका कोशिका। उम्मीद है आपको तंत्रिका कोशिका समझ में आए होंगे दोस्तों। थैंक यू। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।